हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रिसेंटली 45th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कंडक्ट किया गया था इन रियाद, सऊदी अरेबिया। ठीक है, एंड इस कमेटी ने इंडिया में 2 साइट्स को इंक्लूड कर लिया है अपनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, सबसे पहले इसी को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद लास्ट में आपकी इंक्लूड की गई है होसालाज टेम्पल ऑफ कर्नाटका, इन्हें ऐड किया गया है। ठीक है, तो पहले शांति निकेतन को ऐड किया गया, लास्ट आपका होसालाज टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका को ऐड किया गया है। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है और आपके इंडिया में अब टोटल कितनी साइट्स हैं जो इस लिस्ट में इंक्लूड कर ली गई हैं। ठीक है, देखो, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था इन 1972। ठीक है, एंड इसका काम क्या है? ये चाहते हैं कि हमारे पास जो भी एक्सेप्शनल प्लेसेस हैं कंट्रीज़ में, उन सभी को सेफ गार्ड किया जा सके ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशन को वो पास ऑन कर सके हम। ठीक है, उन साइट्स को, अब जो साइट्स हैं जिनको आप सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हो, उनको ये जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है ये देखती है कि उसकी कोई ना कोई एक यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एंड उन साइट्स को क्या किया जाता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब जो आपका यूनेस्को है उसका काम क्या है? यूनेस्को बेसिकली आपके जो भी कल्चरल और जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स होती हैं पूरे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, उनको ये आइडेंटिफाई करवाता है, प्रोटेक्ट करता है एंड प्रिजर्वेशन के ऊपर एनकरेज करता है। ठीक है, ये कंट्रीज़ को क्या करता है कि एनकरेज करता है कि आपकी कंट्री में जो भी कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं उनको आप अपना आइडेंटिफाई करो, प्रोटेक्ट करो और प्रिजर्व करो। ठीक है, अब साइट्स कैसी होनी चाहिए? जिनका एक आउटस्टैंडिंग वैल्यू हो ह्यूमैनिटी के लिए। ठीक है, इस तरह की, मतलब एक अच्छी एक ह्यूमन वैल्यू हो उनके अंदर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज़ होनी चाहिए, उन साइट्स को ये एनकरेज करता है सेफ गार्ड करने के लिए। सो अभी तक इंडिया में इस एडिशन से पहले, रिसेंट एडिशन से पहले, इंडिया में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी, जिसमें से 32 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें से 32 कल्चरल थी, 7 नेचुरल थी एंड 1 मिक्स्ड। ठीक है, ये ऑलरेडी था अभी एडिशन से पहले। ठीक है, 1 मिक्स्ड कौन सी है? कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है, अभी ये जो 40 है इसमें भी एडिशन हुआ था। सो 40th जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो जो ऐड हुई थी वो है धोलावीरा हरप्पन सिटी इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात। ठीक है, एंड इससे पहले जो एडिशन हुआ था 39th जो आपकी थी, 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो ऐड हुई थी वो है रुद्रेश्वरा टेम्पल इन तेलंगाना, जिसे हम रमप्पा टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, सो अब आपको ये याद रखना है कि लास्ट के कितनी ऐड हुई थी। ठीक है, अब देखो, ये जो 39th है वो रमप्पा टेम्पल है, 40th कौन सी है? धोलावीरा हरप्पन सिटी रन ऑफ कच्छ। तो अब 41st आपकी कौन सी हो जाएगी? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये इंडिया की 41st आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो 42nd कौन सी हो जाएगी? होसालाज टेम्पल। ये याद रखना, आपसे कभी पूछ भी ले तो आप आंसर कर पाओ किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, अब इससे पूछ लिया जाए कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास 32 कल्चरल में थी, जो ये दोनों ऐड की गई हैं, ये कौन सी हैं? ये दोनों की दोनों कल्चरल कैटेगरी के अंदर ऐड की गई हैं। ठीक है, तो अब हम टैली को अगर बोले कि अब कितना टैली हो गया टोटल, तो अब इंडिया के पास टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 34 है हमारे पास कल्चरल एंड 7 है नेचुरल एंड 1 है मिक्स्ड। ठीक है, तो अब ये याद रखना, कल्चरल 32 नहीं रहा है, ये पहले था, अंटिल नाउ लिखा हुआ ना, पहले का मैंने डाला हुआ है। अब हो चुकी हैं 34 कल्चरल साइट, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के पास है 42। 42nd कौन सी है?
ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, आपको वीडियो देखते देखते भी याद हो सकता है ये, ठीक है। तो 42nd कौन सी है, होसालास टेम्पल। 41st कौन सी है आपकी, है शांति निकेतन। 40th कौन सी है, धोलावीरा हरप्पन सिटी। 39th कौन सी है, रुद्रेश्वरा टेम्पल या रमप्पा टेम्पल, ठीक है। अब जान लेते हैं कि शांति निकेतन क्यों इतना फेमस है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो देखिए, शांति निकेतन आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1901 में इन द रूरल वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड ये एज ए स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था। एंड इसके फाउंडर जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जो कि एक रिनाउंड आपके पोएट एंड फिलोसोफर है। अब ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये इतना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो इनकी इस साइट पर, शांति निकेतन साइट पे जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जो ये लैंडस्केप है, गार्डन है, पवेलियन है, आर्ट वर्क है, एंड जो भी यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल ट्रेडिशंस को अभी कंटिन्यू किया जा रहा है, ये सभी क्या शो कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू शो करते हैं। अभी हमने बात की ना, ये कौन सी साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिन साइट्स की कोई ना कोई एक यूनिवर्सल वैल्यू हो, कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सल वैल्यू हो। तो यहाँ पर शांति निकेतन पर जो भी ये बिल्डिंग्स है, लैंडस्केप है, गार्डन, पवेलियन और जो भी यहाँ ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, ये सब एक यूनिवर्सल वैल्यू रखता है, इसीलिए इस साइट को ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो एनवायरमेंटल आर्ट, एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो यहाँ पर लिए गए थे, जो अभी एजुकेशनल रिफॉर्म्स के थ्रू जो यहाँ पे एजुकेशन चल रही है, जो एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन कही जाती है, ठीक है, और जो भी यहाँ पर विजुअल आर्ट है, उसको क्या करते हैं, या इनको अगर हम देखें, मिक्स करके देखें विद द आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप के साथ देखें, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी एक एक्सेप्शनल ग्लोबल टेस्टिमनी की तरह शो होता है। मतलब एक आपको एक्सेप्शनल यूनिवर्सल वैल्यू शो करते हैं। यहाँ पे जो भी ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो गए, बिल्डिंग्स होगी, जो भी एनवायरमेंटल आर्ट है यहाँ पर, ये सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। अब जो शांति निकेतन है, ये आपका जो एसोसिएटेड है, किसके साथ एसोसिएटेड है, मतलब यहाँ पे जो भी ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स की हमने बात की है, जो भी यहाँ पर कल्चरल ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, ये सब आइडियाज़ और वर्क किसका है, किसका विजन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का, उनके एसोसिएट्स, पायनियर्स ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एंड अर्ली इंडियन मॉडर्निज्म, इन सभी का ये आइडिया था, एक विजन था कि हमारे पास एक ऐसा स्कूल होना चाहिए। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे एस्टेब्लिश क्यों किया, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ऐसा क्या है एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जो हम बात कर रहे हैं ना, स्कूल में ऐसा क्या किया गया है यहाँ पर जो इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है इसे, ठीक है। तो देखो, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इस लैंडस्केप को, पूरे लैंडस्केप को उन्होंने डिसाइड किया था कि आश्रम बनाना चाहिए, ठीक है, आश्रम, और इस जगह को उन्होंने नाम दिया था शांति निकेतन, जिसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ पीस, ठीक है, प्लेस जहाँ पर आपको पीस मिल सकती है। इस जगह का ओल्डर जो नाम है वो है भूबदंगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, सो आप इसको देख लीजिएगा, मैंने वही बोला है जो मुझे आती है, सॉरी फॉर दैट, ओके, अगर मैं गलत हूँ तो। सो इस जगह का नाम चेंज कर देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका नाम रख दिया था शांति निकेतन, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने इस साइट को क्यों चूज़ किया, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था फॉर द मेडिटेशन, ठीक है, इसलिए नाम भी उन्होंने क्या रखा, अबोर्ड ऑफ पीस। अब इसके बाद क्या हुआ, 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस जगह पर एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लैंड को क्या किया, स्कूल एस्टेब्लिश करने के लिए चूज़ कर लिया, ठीक है। और जो उन्होंने स्कूल यहाँ पर एस्टेब्लिश किया वो आपका ब्रह्मचार्य आश्रम मॉडल को फॉलो करता है, जिसे आप कह सकते हो गुरुकुल सिस्टम, ठीक है, वो यहाँ पर स्टार्ट किया। एंड 1921 में इस स्कूल का नाम शांति निकेतन से चेंज करके रख दिया गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये इतनी फेमस हुई थी, ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत सारे आपके जो ग्रेट पोइट्स हैं, पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सब यहाँ से पढ़कर गए हुए हैं, इंक्लूडिंग अबिंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। और
इंडिपेंडेंस के बाद इसी इंस्टीट्यूशन को स्टेटस दे दिया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कब कहाँ पर दिया गया, किस ईयर में दिया गया, 1951 में दिया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एजुकेशन की बात करते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम क्यों लाया गया था, क्योंकि उस टाइम पर जब 1901 में इसे एस्टैब्लिश किया, उससे पहले ब्रिटिश क्या कर रहे थे, आपके इंडिया में अपना जो एजुकेशनल सिस्टम है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसमें वो वेस्टर्न जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा कहते हैं हाई स्टेटस का शो करते थे, पढ़ाते थे जब बच्चों को। एंड जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, उसको बहुत ही बैकवर्ड शो किया जाता था, जिससे कि जो इंडिया के पीपल है उनका क्या हो रहा था, मेंटली वो हेजेमनाइज हो रहे थे। ठीक है, कॉलोनाइज हो रहे थे मेंटली। उन्हें लगता था कि हाँ हम बहुत बैकवर्ड हैं और ये जो ब्रिटिश हैं बहुत महान लोग हैं, हमारे फ़ायदे के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक फ़िलॉसफी जनरेट कर दी थी ब्रिटिश ने हमारे इंडियन पीपल के अंडर। ठीक है, तो उस टाइम के जो आपके रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, वो क्या चाहते थे कि ये जो मेंटल कॉलोनाइजेशन ब्रिटिश कर रहा है ना, हमें उसको क्या करना है, रिमूव करना है। सो वो अलग अलग तरीके ढूंढते थे। तो जो ब्रिटिश के आने से पहले हमारा जो हमारी स्टडीज़ थी, इंडियंस की जो स्टडीज़ थी, दैट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड फिलॉसफी। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फिर यही किया। उन्होंने क्या किया कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना ब्रिटिश एजुकेशन का, उसको हटा दो, और उसमें से जो पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कि जो साइंस की चीज़ें हो गई ना, जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो साइंटिफिक डिस्कवरीज आती हैं, इस तरह की जो मॉडर्न एजुकेशन में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको उठा लिया गया बाय द रविंद्रनाथ टैगोर जी। और फिर हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें से जो पॉजिटिव्स हैं उनको मिलाकर उन्होंने अपनी यहाँ पर एजुकेशन देनी स्टार्ट की थ्रू द गुरुकुल सिस्टम। ठीक है, अब ये जो आपका साइट है शांति निकेतन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे प्रपोज किया था। एंड ये उन्होंने किस बेसिस पे किया था, क्यों इन्होंने कहा था कि इस साइट का इम्पोर्टेंस है इन ह्यूमन वैल्यूज़, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, टाउन प्लानिंग एंड लैंडस्केप डिज़ाइन। इन वजहों से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने शांति निकेतन को इंक्लूड करने के लिए प्रपोज किया था हैं। और जो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी क्या करता है, इस साइट को प्रिजर्व करने के लिए स्टेप्स लेता है, जो ये आपकी हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज साइट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे कौन। ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो रविंद्रनाथ टैगोर जी का बर्थ हुआ था ऑन 7 मई 1861 कैलकाटा में, और वो एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 13 चिल्ड्रन। ठीक है, टैगोर जी जो थे वो पॉलीमैथ एंड जितने भी फील्ड्स हैं उनमें सब में बहुत अच्छे थे। वो पोएट के साथ साथ आपके फिलोसोफर, म्यूजिशियन, प्ले राइटर, पेंटर, एजुकेटर एंड सोशल रिफॉर्मर भी थे। एंड उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1913। एंड ये आपके बने थे फिर फर्स्ट एशियन, ये याद रखना है, फर्स्ट एशियन जिसे नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में। ठीक है, और 1913 में ना नोबेल प्राइज़ मिला था। अब किस वर्क के लिए मिला था, इनकी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसे बोलते हैं गीतांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग्स, मतलब इसका यही है, गीतांजलि का सॉन्ग ऑफरिंग्स। ठीक है, इस कलेक्शन ऑफ पोएम्स के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इन लिटरेचर। इन्हें नाइटहुड भी प्रोवाइड किया गया था। इन्हें नाइटहुड जो ये है प्रोवाइड किया था बाय किंग जॉर्ज V इन 1915। ठीक है, और इस नाइटहुड को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रिटर्न भी कर दिया था आफ्टर द इंसिडेंट 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ ना, उस टाइम पे फिर इन्होंने रिनाउंस कर दिया था कि ब्रिटिश क्या ही कर रहे हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नाइटहुड मिला था, वो मिला था फॉर द सर्विस टू लिटरेचर, मतलब लिटरेचर के लिए इन्हें बेसिक मिला था। और क्या हुआ, इंसिडेंट के बाद इन्होंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे जो इंडियंस थे उन्होंने अपने नाइटहुड और अवार्ड्स जो ब्रिटिश ने दिए थे उन सभी को वो रिटर्न कर रहे थे। इन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए रिटर्न कर दिया था।
सो अब हम बात करते हैं कि नेशनल एंथम जिन्होंने कंपोज किया है, इन्होंने दो कंट्रीज़ के नेशनल एंथम्स कंपोज किए हैं। एक है जनगण मन जो कि इंडिया का नेशनल एंथम है, एंड अमर सोनार बंगला जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। ठीक है, सो ये जो आपका अमर सोनार बंगला है ये इन्होंने लिखा था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर, जब उस टाइम पर आपका इसी सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं पीपल यूज़ कर रहे थे फॉर द प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट के टाइम पर इसे काफ़ी यूज़ भी किया है, मतलब काफ़ी बोलते थे लोग। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट का रीज़न क्या था, क्यों स्टार्ट हुई थी, बिकॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था बाय द ब्रिटिश। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेरी वर्क्स, इन्होंने क्या क्या काम किया है। तो इनके लिखने का स्टाइल कैसा है, ये लिरिकल एंड फिलोसफिकल क्वालिटीज़ है इनमें। ठीक है, ये एक्सप्लोर करते हैं थीम्स लव, नेचर, स्पिरिचुअलिटी। और जो इनके वर्क्स हैं जिनके अंदर आती हैं पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल्स, ऐसे एंड प्लेस, इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट आपके हैं द होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, घर भरे, गोरा, मानसी, बालिका, सोनार तोरी, काबुली वाला। ठीक है, एंड जो सबसे ज़्यादा इनका सॉन्ग रिमेंबर किया जाता है वो है एकला चलो रे। ठीक है, सो इनमें से जो ये आपके मैंने आपको मेंशन किया, आप इसमें से याद कर सकते हैं, एंड आपको कोई और भी इम्पॉर्टेंट वर्क मिलते हैं तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकी फ़िलासफ़ी की बात करते हैं, क्या कैसी फ़िलासफ़ी थी। तो इनका ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ना ह्यूमैनिज़्म, स्पिरिचुअलिटी एंड जो कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमैनिटी होता है उस पर था। ठीक है, ज़्यादा फोकस थे इनकी फ़िलासफ़ी। अब आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक और खासियत ये थी कि वो सोशल रिफॉर्मर भी थे। सोशल रिफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा वो एडवोकेट करते थे, काफ़ी ज़्यादा वो स्टेप्स लेते थे, एंड आपकी यूनिटी के जो आइडियाज़ हैं उनको काफ़ी प्रमोट करते थे। हार्मनी, टॉलरेंस, इन आइडियाज़ को भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया है। ठीक है, एंड इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया हुआ है, एंड आपकी इंडिपेंडेंस के लिए, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए भी काम किया हुआ है। डेथ इनकी हुई थी 7 अगस्त 1941 में, एंड उसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा जाना जाता है फॉर हिज लिटरेचर, एंड जो इनका लिटरेचर का इम्पैक्ट पड़ा है ऑन द इंडियन एंड द वर्ल्ड कल्चर। ठीक है, सो यहाँ पर है अब आपके लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने जो अभी ऐड की हुई हैं। तो ये सारी नहीं है, मतलब ऑल द 42 नहीं है, ये कुछ है की है जो आपको याद करनी होंगी, जैसे कि आपके उत्तराखंड हो गया, हर स्टेट वाइज है ये। ठीक है, आप अपना भी लिस्ट बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। तो आगे चलते हैं, अब हम देख लेते हैं अपना जो 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो ऐड की गई है अभी कल्चरल कैटेगरी में, उसके बारे में जान लेते हैं। शांति निकेतन के बारे में काफ़ी है इतना। देखिए, अब ये जो आपकी होसालाज के टेम्पल्स हैं, ये बने किस थे, कब थे और किस डायनेस्टी ने बनाए थे। तो ये बनाए थे टेम्पल्स आपके डायनेस्टी होसालाज ने बनाए थे। अब होसालाज किस रीजन में फ्लरिश कर रहे थे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनका थोड़ा सा रीजन मिलाकर इस एरिया में उनका एम्पायर आपका एस्टेब्लिश था। एंड इनका जो एम्पायर है वो ख़त्म किसने किया है, इनका एम्पायर ख़त्म हुआ था बाय द अलाउद्दीन खिलजीज़ मलिक कफूर, जिसने यहाँ पर अटैक करके काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, एंड इसके बाद देखते हैं कि अब ये जो टेम्पल्स हैं वो कब बनाए गए थे। ये टेम्पल्स होसालाज ने बनाए थे इन 12th to 13th सेंचुरी में बनाए थे। ठीक है, और इस टाइम पर खासियत पता है क्या है इन टेम्पल्स की, वो ये है कि इनके रीजन में काफ़ी ज़्यादा जैनिज़्म आपका फैला हुआ था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे था जैनिज़्म इस रीजन में। उसके बावजूद ये टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स, यहाँ पर इतने लैविश टेम्पल्स बनाए गए। ठीक है, अब ये जो टेम्पल्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखना। इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक और भी हैं, लेकिन ये आपके लिए दिमाग में याद होनी चाहिए अच्छे से कि होसालास टेम्पल्स क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिनकी वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है, दैट इज़ स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म।
ठीक है। एंड ये टेम्पल्स आपके डेडिकेटेड है टू शिवा एंड विष्णु, ठीक है। एंड इनका स्टाइल है विसारा स्टाइल। अब विसारा स्टाइल क्या होता है ये सब देखने से पहले हम देख लेते हैं ये चन्नेकेश्वर टेम्पल, केशवा टेम्पल और होसालेश्वरा टेम्पल जो तीनों ऐड किए गए हैं, ठीक है। मतलब होसालास के जो टेम्पल्स ऐड हुए ना वो 3 ऐड हुए हैं नाम, ठीक है। कैटेगरी एक ही है, उसी के अंदर ही 3 ये टेम्पल्स हैं। तो वो हैं आपके चन्नाकेश्वर टेम्पल जो बेल्लूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। तो सबसे पहले चन्नाकेश्वर टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। चन्नाकेश्वर जो टेम्पल है वो लॉर्ड विष्णु को डिनोटेड है, बिलोंग करता है। एंड ये आपका बिल्ड किया गया था बाय द किंग विष्णुवर्धन। तो याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि भगवान विष्णु, तो जो किंग जिसने बनाया वो भी विष्णु, ठीक है। तो लॉर्ड विष्णु को ये आपका बिलोंग करता है एंड बनाया गया था बाय किंग विष्णुवर्धन। एंड ये क्यों बनाया था, क्योंकि इन किंग ने विक्ट्री हासिल की थी ओवर चोला एम्पायर, ठीक है। चोला एम्पायर के ऊपर ये इनको विक्ट्री मिली थी वॉर में, तो इसीलिए इन्होंने अपनी जो विक्ट्री है उसको सिंबलाइज करने के लिए इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया था। और इसे हम बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका विजय नारायण टेम्पल, ठीक है। सेकेंड जो आपका टेम्पल है वो है केशव टेम्पल। केशव टेम्पल सोमनाथपुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, ठीक है। ये टेम्पल आपका बनाया गया था बाय द सोमनाथ जो कि एक जनरल था किंग नरसिम्हा थर्ड का, ठीक है। एंड अराउंड 1100 इसको बनाया गया था। अब जो दोनों केशवा टेम्पल है और आपका जो चन्नाकेश्वर टेम्पल है ये दोनों आपके कावेरी रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। थर्ड जो लास्ट आपका टेम्पल ऐड किया गया लिस्ट में वो है होसालेश्वरा टेम्पल, हलीबीडू कर्नाटका में आपका है। और ये प्रेजेंट है ऑन द बैंक ऑफ द्वार समुद्र, जिसे आप टैंक भी कह सकते हो या पोंड कह लो, उसके ऊपर ये आपका बनाया गया है। एंड इट इज़ बिलीव्ड टू बी लार्जेस्ट शिवा टेम्पल, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट आपका शिवा टेम्पल है, ये बिलीव है बस एक, ठीक है। सो ये थे 3 आपके टेम्पल्स जो कि इस होसालास टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका की कैटेगरी के थ्रू ऐड किए गए हैं इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड ये आपकी 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि नगरा स्टाइल क्या है, द्रविड़ा स्टाइल क्या है टेम्पल आर्किटेक्चर का। तभी हमें समझ आएगा कि होसालास के जो ये टेम्पल है आर्किटेक्चर है, जिसको हमने बोला है कि विसारा स्टाइल के टेम्पल्स हैं, वो होते क्या हैं। देखो विसारा जो टेम्पल स्टाइल होता है ना वो मिक्सचर होता है आपका नगर और द्रविड़ा स्टाइल का। नगर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर और द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर दोनों का मिक्सचर होता है विसारा, ठीक है। तो अगर आपको विसारा समझना है कि कैसे होते हैं ये टेम्पल दिखने में, तो आपको नगरा और द्रविड़ा दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये होता कैसा है। सो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये जो टेम्पल आपके सामने विजिबल है, ये टेम्पल है आपका नगरा स्टाइल बेस है, ठीक है। ये खजुराहो टेम्पल का मैंने पिक्चर लगाया हुआ है एंड ये आपका बेस्ड है ऑन नगरा स्टाइल, ठीक है। सो देखिए सबसे पहली चीज़ आपके टेम्पल्स में, चाहे आपका द्रविड़ा हो चाहे आपका नगरा स्टाइल टेम्पल हो, उनके अंदर बेसिक फीचर क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगी गर्भगृह, ठीक है। गर्भगृह क्या होता है, जहाँ पर आपकी मेन डेटी की जो भी स्टोन है, ठीक है, जो भी मूर्ति है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। अब हमेशा गर्भगृह के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है गर्भगृह के ऊपर, इसको नगरा में बोलते हैं शिखर, नगर स्टाइल में बोलते हैं शिखर, एंड द्रविड़ा में बोलते हैं इसे विमान। इस पिक्चर में आई थिंक और बेटर क्लियर होगा आपको। ये जैसे आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में कि जैसे यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि ये है आपकी गर्भगृह, ठीक है। एंड गर्भगृह के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसको नगरा स्टाइल में बोलते हैं शिखर एंड द्रविड़ा स्टाइल में इसे बोलते हैं विमान, ठीक है।
अब क्लियर होगा, देख लिए, ये से बोलते हैं विमान, जो ये स्ट्रक्चर इतना बना हुआ है, ठीक है। अब देखना, ये जो आपका शिखर है, शिखर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, एक आपका कहते हैं फ्लैट प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो, थोड़ा बहुत उसमें कार्विंग भी होती है। इस प्लेटफॉर्म को बोला जाता है नगरा स्टाइल में अम्लखा, ठीक है। एंड इस अम्लखा प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कलश रखा जाता है, ठीक है। एंड ये कलश आपका द्रविड़ स्टाइल में भी मिलेगा, ठीक है। सो अब देखें, गर्भगृह के ऊपर जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट जो ये स्ट्रक्चर है, द्रविड़ा में तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर को विमान बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, ठीक। लेकिन नगरा में क्या है, ये कंप्लीट, ये वाला आपका क्या बोला जाता है, शिखर बोला जाता है, विमान नहीं बोलते हैं, ठीक है, नगरा स्टाइल में। तो इनके बीच का डिफरेंस हो गया पहला। दूसरा क्या डिफरेंस है, अगर आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि आपके जो ये मेन टेम्पल है, इसके सामने यहाँ पर एक हॉल बनाया जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी दिखाया हुआ है ये हॉल। इस हॉल को बोला जाता है मंडप बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मंडप बोलते हैं। और ये पिलर्ड हॉल होता है, मतलब पिलर्स होते हैं और उसके ऊपर फ्लैट रूफ से आपका हॉल बना दिया जाता है। सो द्रविड़ स्टाइल के अंदर ये जो आपका मंडप होता है ना, ये बिल्कुल फ्लैट रूफ वाला होता है, ठीक है। लेकिन नगरा स्टाइल में क्या करते हैं, यहाँ पर इनके ऊपर भी कुछ छोटे छोटे शिखर बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस समझ आ गया, द्रविड़ा वाले में फ्लैट रूफ है, लेकिन नगरा स्टाइल में इनके ऊपर, आपके मंडप के ऊपर भी क्या मिलता है, फ्लैट रूफ की जगह आपको शिखर मिलते हैं। सो सेकेंड आपको डिफरेंस क्या याद रखना है कि नगरा स्टाइल के अंदर जो ये शिखर है, सिंगल नहीं होगा, मल्टीपल शिखर्स मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, मल्टीपल शिखर मिलेंगे, जिसमें से एक शिखर तो बहुत बड़ा होगा जो मेन डेटी के ऊपर प्रेजेंट होगा, और बाकी के आपके छोटे छोटे आपके शिखर्स होंगे। और इनको अगर आप देखो ना, तो ये कैसे दिखाई देंगे, आपको माउंटेन की तरह दिखाएंगे, माउंटेन रेंजेस की तरह दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। लेकिन द्रविड़ा में क्या होता है, मंडप जो है उसके ऊपर कोई शिखर नहीं होगा। पूरे टेम्पल में, मैंने कहा पूरे टेम्पल के अंदर द्रविड़ा स्टाइल में सिर्फ एक ही शिखर होगा और वही सबसे बड़ा होगा, एक ही होगा बस। यहाँ पर द्रविड़ा स्टाइल में जो डेटी है ना, वो एक ही रखा जाता है, मेन डेटी, उसी के ऊपर ही पूरा टेम्पल आपका बेस्ड होता है। लेकिन नगरा स्टाइल में क्या होता है, आपको मल्टीपल डेटीज भी मिल सकते हैं एक ही टेम्पल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि द्रविड़ा स्टाइल में अगर मान लो किसी और डेटी को भी यहाँ पर टेम्पल के अंदर ही अकोमोडेट करना है, तो उसमें क्या होता है, इनिशियली ना जो दूसरा सब्सिडरी आपका जो ये डेटी है, सेकंड जो डेटी यहाँ पर जिनको एस्टेब्लिश किया गया है, उसके ऊपर कोई विमान नहीं बनाया जाता था, ठीक है, उसके ऊपर विमान नहीं बनाते थे, क्योंकि एक ही होगा बड़ा वाला विमान। लेकिन लेटर ऑन पीरियड्स में देखा गया है कि थोड़ा बहुत इनकी जो से सब्सिडरी आपके डेटीज़ हैं, लेटर ऑन जो आपके पीरियड के टेम्पल्स हैं, वहाँ पर छोटे बहुत आपको विमान मिल जाएगा कुछ डेटीज़ में। लेकिन ये कंफर्म है कि सभी आपके जो भी द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल्स हैं, वहाँ पर विमान बड़ा ही मिलेगा एक, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट जो डिफरेंस इन दोनों स्टाइल्स के अंदर वो देख लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है प्लेटफॉर्म का। ये जो नगरा स्टाइल टेम्पल्स होते हैं ना, ये आपके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते हैं जो थोड़ा ऊंचाई में होता है। मतलब होता है ना, मंदिर आप जाते हो, जो आपके नॉर्दर्न इंडिया में जो आपको टेम्पल्स मिलते हैं, उनमें क्या होता है, सीढ़ियाँ होती है जिन पर चलकर आप ऊपर जाते हो और फिर आपको मेन टेम्पल के अंदर एंट्री मिलती है, राइट। लेकिन द्रविड़ा स्टाइल में ऐसा नहीं है, इनके यहाँ पर प्लेटफॉर्म रेज्ड नहीं है, ऊपर उठा हुआ नहीं है ग्राउंड से, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो नगरा स्टाइल के अंदर ये जो टेम्पल प्रीमाइस है ना, पूरा टेम्पल, ये आपकी इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री वॉल नहीं लगाई हुई है, ठीक है। लेकिन द्रविड़ा स्टाइल के अंदर पूरा जो ये टेम्पल होता है ना, इसके चारों तरफ दीवारें होती हैं, ठीक है, दीवारें होती हैं। पूरा प्रीमाइस आपका बाउंड्री वॉल से बॉर्डर्ड होता है, ठीक है। एंड जो यहाँ पर टेम्पल के जो ये एंट्री गेट है, उनको हम बोलते हैं द्रविड़ा स्टाइल में गोपुरम, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, गोपुरम्स, ठीक। जो ये गोपुरम्स होते हैं, ये स्टार्टिंग में तो पहले बहुत सिंपल होते थे, लेकिन लेटर ऑन जो पीरियड है
उसमें तो ये गोपुरम्स जो है काफ़ी बड़ी हाइट के रखे जाते हैं। ये जो टेम्पल वॉल्स होती हैं ना, ये काफ़ी ऊंची हाइट की होती हैं। और जो ये टेम्पल में एंटर करने के लिए गोपुरम्स होते हैं, जो एंट्री गेट हर चारों दिशा में मिलते हैं आपको, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा लेविश डेकोरेट करने लग गए थे लेटर ऑन पीरियड्स में, ठीक। सो ये एक और डिफरेंस समझ आ गया। नेक्स्ट एक और डिफरेंस है, नगा स्टाइल में टेम्पल प्रीमाइस के अंदर आपको कभी भी वाटर टैंक नहीं मिलेगा, वाटर टैंक अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अगर हम इनकी बात करें द्रविड़ा स्टाइल वालों की, तो यहाँ पर वाटर टैंक भी मिलता है, ठीक है। सो ये थे आपके कुछ डिफरेंस बिटवीन द नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर एंड द द्रविड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर। मैंने बहुत बेसिक बताया आपको, ठीक है, और भी डिटेल्स में आप जब पढ़ेंगे तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक। सो ये था आपका, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कुछ छूट ना गया हो। सो नगरा स्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म होगा, प्रेयर हॉल मंडप विद पिलर्स, कोई वाटर टैंक नहीं होगा विद इन द टेम्पल प्रीमाइसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर फीचर्स की बात करते हैं द्रविड़ा में, तो बाउंड्री वॉल होती है टेम्पल की, और ह्यूज गोपुरम्स होते हैं। जो एंट्री गेट हैं चारों दिशाओं में जो मिलेंगे वो बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, लविश। वाटर टैंक प्रेजेंट होता है विद इन द टेम्पल, एंड विमान आपका प्रेजेंट होता है, वो हमने बात करी ली है। और जो ये इनकी खासियत ये है कि जो आपके सदर्न साइड में जो ये द्रविड़ा टेम्पल मिलते हैं, ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती है ना टेम्पल्स की, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से, बहुत ही बारीक जो कार्विंग्स है वो की जाती है, अंदर भी और बाहर भी। मतलब वॉल के इनसाइड भी, वॉल की जो इनर साइड है ना, जो टेम्पल के अंदर की तरफ दिखाई देगी वॉल, वो भी आपकी हेविली कार्व्ड मिलेगी, और जो वॉल आपके टेम्पल के बाहर की तरफ दिखाई दे रही है वो भी, ठीक है। एंड यहाँ पर ये रह गया मेरा पॉइंट, पंचयतना स्टाइल प्रेजेंट नहीं होता। मैंने अभी जैसे बोला कि द्रविड़ा के अंदर एक ही मेन डेटी को बिलोंग करता है पूरा टेम्पल, है ना। और नगरा स्टाइल में क्या होता है, आपको मल्टीपल डेटीज मिल सकते हैं टेम्पल की, एक ही टेम्पल के अंदर हो सकता है ऐसा। सो टेम्पल जो नगरा स्टाइल वाले हैं वो आपकी मल्टीपल डेटीज किस फॉर्म में रखते हैं, किस स्टाइल में अरेंज करते हैं, पंचयतना स्टाइल, ठीक है। जो द्रविड़ा में नहीं मिलता, किस में मिलता है, नगरा स्टाइल में मिलता है, ये याद रखना। अब पंचयतना क्या स्टाइल होता है, जैसे कि आपने टेम्पल्स के अंदर शिव जी हैं और उनकी जो फैमिली है पूरी, उनकी जो अरेंजमेंट देखी है ना, उसको बोलते हैं पंचयतना स्टाइल। मतलब सेंटर में आपको शिव जी की मिल जाएगी, शिव जी की एस्टैब्लिश होगी, और उनके चारों तरफ उनकी फैमिली आपकी अरेंज्ड होती है, ठीक है। तो उस स्टाइल को हम बोलते हैं पंचयतना स्टाइल, ठीक। नेक्स्ट गर्भगृह, हमने बात ही कर ली, जिस जगह पर आपकी मेन डेटी को एस्टैब्लिश किया जाता है उसको हम बोलते हैं गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मंडपम होते हैं, ठीक है। एंड जो मंडपम्स है उनका जो पर्पज़ है, मतलब वो ज़रूरी नहीं प्रेयर हॉल ही हो, यहाँ पे कुछ और भी पर्पज़ हो सकता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द डायनेस्टी की कौन सी डायनेस्टी ने वो मंडप बनाया है, क्योंकि डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने जो आपके मंडप्स हैं उनका यूज़ भी अलग अलग तरीके से किया है, ठीक है। सो आई होप आपको नगरा एंड द्रविड़ा स्टाइल समझ आ गया होगा। ये भी वही पिक्चर है, यहाँ पे हमने डिस्कस कर ही लिया। विमान, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं विमान, ठीक है। और जो गर्भगृह को छोड़ दो और उससे ऊपर का जो ये वाला जो पोर्शन है गर्भगृह, और इससे ऊपर वाला इसको शिखर बोल देते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गर्भगृह को इंक्लूड करके विमान बोलते हैं, ठीक है। मंडप है, ये स्पेलिंग यहाँ पिक्चर में गलत है। वाटर टैंक, पिलर्ड होल्स, ये हमने बात कर ही ली है। एंड गोपुरम, जो एंट्रेंस आपका गेट है। होसालाज की बात करते हैं, क्या स्पेशल फीचर्स हैं। हम अभी बात करके आए, स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर अरेंज्ड है। मतलब इनके जो यहाँ पर विसारा स्टाइल में जो प्लेटफॉर्म, नगरा में था ना रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, तो ऐसे ही होसालाज में भी रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर बनाया हुआ है, और जो प्लेटफॉर्म बनाया गया वो स्टार शेप्ड है, ठीक है। लगभग कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ इस तरह के स्टार शेप्ड में बनाया गया है, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्टेलेट, ठीक है। स्टेलेट स्टाइल में बनाया गया है प्लेटफॉर्म। नगरा एंड द्रविड़ा दोनों का कन्फ्लुएंस है इसके अंदर। एंड जो यहाँ पर स्टोन यूज़ किया गया है टेम्पल को बनाने के लिए, वो आपका सॉफ्ट स्टोन है। सॉफ्ट स्टोन को यूज़ किया गया है क्योंकि ये जो स्टोन है काफ़ी ज़्यादा मेलेबल है, और इस पे जो कार्विंग कर सकते हो ना वो बहुत ईजीली की जा सकती है, ईजी कार्विंग पॉसिबल है,
ठीक है। इसीलिए ये आपका जो टेम्पल है ना, इसकी वॉल्स आपकी बहुत ज़्यादा बारीकी से, अब देखो स्टोन्स को क्या होता है ना, कार्व अगर करना होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपका स्टोन मेलेबल है ना तो उसको ईजिली आप बहुत बारीकी से भी कर्व कर सकते हो, और वो यहाँ पर देखा गया है, इसलिए ये आपकी इम्पॉर्टेंट साइट है और इसीलिए इसे ऐड भी किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो वॉल्स है, पिलर्स हैं, ये हमने बात ही कर ली। यहाँ पे बहुत सुंदर स्कल्पचर्स आपके कार्व किए गए हैं, ठीक है। एंड जो टेम्पल है, इसकी खासियत ये है कि जो स्कल्पचर्स और बनाए गए हैं ना, जो यहाँ पे भी कार्विंग्स वगैरह किसी ने की है टेम्पल में जहाँ पे भी, तो उस साइड पे ना जो भी जिसने की है ना, जिस भी मेसन ने वो बनाई है, उसको साइन किया है उन्होंने, स्कल्पचर बनाने वाले ने, ठीक है। वहाँ पर अपना नाम लिखा है कि भाई ये वाला जो पिलर है ये इसने बनाया था, यहाँ का है, जो कि आपके टेम्पल्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो लास्ट लिस्ट है, ये लास्ट लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही है, ठीक है, लेकिन ये इंटेंजिबल की साइट है। देखो हम अक्सर कर लेते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स याद कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो वो हम लिस्ट याद कर रहे हैं ना ऊपर वाली, वो सारी टेंजिबल है, मतलब जिसे आप देख, टच या सेंस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यूनेस्को की एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है जिन्हें कल्चरल हेरिटेज साइट बोलते हैं, वो इंटेंजिबल वंस हैं। ये लिस्ट भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इनसे भी पूछ सकते हैं। इंटेंजिबल कौन सी हो गई, जिसे आप देख या टच या सेंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ये 14 है, मैं एक एक नाम पढ़ देती हूँ जो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एक है आपका संस्कृत थिएटर कुटियात्तम, वैदिक चैंटिंग, रामलीला जो कि रामायण की परफॉर्मेंस होती है ट्रेडिशनल, रमन जो कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है, रिचुअल थिएटर है गढ़वाल हिमालयाज़ के लिए, उधर वहाँ पे जो लोग हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। एक है छाऊ डांस, एक है आपका कालबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान, ठीक है। मुदियेत्तु जो कि एक रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा है केरला का। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख, जिसमें क्या किया जाता है, जो भी आपके सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उनके जो भी टेक्स्ट है उनको चैंट किया जाता है। एंड ये कहाँ पे करते हैं, कौन लोग करते हैं, आपके ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे किया जाता है। संकीर्तन, ये एक आपकी रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग होती है मणिपुर में। एंड एक है आपका ट्रेडिशनली जो ब्रास एंड कॉपर की क्राफ्ट करके यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं इन पंजाब, उसको ऐड किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है आपका 11th पे है नवरोज़, योगा, कुंभ मेला, सॉरी फॉर दैट, कुंभ मेला एंड दुर्गा पूजा इन कोलकाता, ये रिसेंटली एडेड है, ठीक है, 2021 में ऐड हुई थी। सो ये थे आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मैंने यहाँ पर सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये टॉपिक थोड़ा क्लियर होगा, आपकी कोई हेल्प होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।